राजीव शर्मा का नीतीश कुमार सरकार पर निशाना। टुन्ना पांडे को पार्टी से बाहर निकालना बताया दुर्भाग्यपूर्ण, का आवाज उठाने पर सरकार निकाल देती है पार्टी से बाहर। कोरोना को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी। जेएमएम ने बोला बीजेपी पर हमला, बाबूलाल मरांडी को लेकर की टिप्पणी। पटना में ब्लैक फंगस के बड़े मामले, 24 घंटों में 20 नए मामलों की हुई पुष्टि। अब तक 39 मरीजों की मौत। भागलपुर में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, खुलेआम सड़क पर घूम रहे लोग। चेकिंग अभियान में पकड़े गए कई वाहन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बिहार में आए दिन ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। जहां इस बीमारी से लोग कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचा रहे, तो वहीं पटना के पीएमसीएच से 3 ब्लैक फंगस के मरीजों के भागने की खबर ने झकझोर कर रख दिया। लेकिन आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि कई लापरवाहियां देखी गई। शिकायत के बाद भी अस्पताल में उनका बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा था। रिपोर्ट आप देखिए। पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही। पीएमसीएच से भागे ब्लैक फंगस के 3 पीड़ित मरीज। पीएमसीएच में नहीं दिया जा रहा मरीजों का ध्यान। पीएमसीएच की व्यवस्था की फिर से खुली पोल। एक बार फिर सुर्खियों में छाया पीएमसीएच। आखिर अस्पताल से क्यों भागे मरीज? क्यों मरीजों को लेना पड़ा भागने का फैसला? इलाज की जगह खाना पूर्ति करता पटना का पीएमसीएच। बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच, जिसे बिहार सरकार विश्व पटल पर देखना चाहती है, वहां इलाज ही नहीं हो रहा है। शिकायत के बाद भी यहां मरीजों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों का भरोसा टूट रहा है। जी हां, इस वजह से शायद अब मरीज यहां से भागने तक लगे हैं। दरअसल शुक्रवार को पीएमसीएच में ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती 3 संक्रमित फरार हो गए। पीएमसीएच से फरार इन मरीजों ने यहां के प्रबंधन की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। खबरों की माने तो प्रबंधन की ओर से फरार इन मरीजों की रिपोर्ट भी कर दी गई है। लेकिन यहां सवाल यह खड़ा होता है कि राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में मरीजों को ऐसी क्या सुविधा मुहैया नहीं हो पाई कि उन्हें यहां से भागने का फैसला लेना पड़ा। और तो और इतने बड़े अस्पताल में किसी की ड्यूटी नहीं थी जो कि मरीज वहां से भाग गए, या फिर ड्यूटी के बाद भी मनमानी की गई है। हालांकि माने तो यहाँ मरीजों का ऑपरेशन नहीं होता है, बल्कि यहाँ से मरीज रेफर होते हैं, और इस कारण से मरीजों को भरोसा नहीं था कि वह चले गए। पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही। तो आखिर पीएमसीएच की जो लापरवाही निकलकर सामने आई, ये लापरवाही लोगों पर भारी ना पड़ जाए। आज का दिन चर्चा में हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे हैं, उर्वशी मिश्रा लेडी डॉक्टर भी हैं। उर्वशी जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। शशांक, पहले आपके पास आऊंगा। जिस अस्पताल को सरकार विश्व पटल पर देखना चाहती है, वहां पर अगर ऐसी लापरवाही सामने आएगी तो फिर तो यह साबित होता है कि वहां पर हकीकत कुछ भी नहीं है जो दावे किए जाते हैं। मरीज वहां से फरार हो जा रहे हैं, बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। शशांक, देखिए सागर, पटना में एक
सेंटर्स है जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट किया जा रहा है, उसकी इलाज की जा रही है। उसमें सबसे पहले है पटना का IJMS, जहां सबसे ज्यादा बेड है, करीब 100 के करीब वहां पर बेड है म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए। दूसरा पटना एम्स है, जहां 70 से 75 बेड बताया जा रहा है कि वहां पर हैं। और तीसरा पटना का PMCH, जो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल बताया जाता है। अब इन तीनों जगहों पर वहां पर भी 70 के करीब बेड उपलब्ध है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा अगर आप देखें तो IJMS में जितने बेड है उससे ज्यादा मरीज वहां पर भर्ती थे और उनको ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा मरीज वहां जाते थे। वहां OPD की भी अच्छी व्यवस्था है। वहां OPD में ये व्यवस्था की गई थी, जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वहां पर जो भी OPD में म्यूकोरमाइकोसिस के संदिग्ध पेशेंट जाते थे, उनको शंका होती कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, वहां पर एक मेडिकल बोर्ड टाइप का बैठता था, जिसमें न्यूरो सर्जन होते थे, आई स्पेशलिस्ट होते थे, आई सर्जन होते थे, उसके अलावा ENT के डॉक्टर होते थे और मेडिसिन डिपार्टमेंट के लोग होते थे। और वो लोग प्राइमरीली स्क्रीन करके लोगों को बताते थे कि आप किस स्टेज में है और क्या करना है, अकॉर्डिंगली इलाज होता था। कुछ ऐसी व्यवस्था एम्स में भी की गई थी। लेकिन पिछले दिनों का हिसाब किताब देख लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा मरीज IJMS और एम्स की तरफ जा रहे थे। PMCH में 70 बेड होने के बावजूद कल और परसों वहां के 17 के 18 मरीज ही मात्र भर्ती थे, वो भी बड़े केसेस के नहीं। दूसरा बताया जाता है कि जिसको मॉडरेट से सीवियर की तरफ बढ़ते रहता है, मॉडरेट मामला रहता है म्यूकोरमाइकोसिस का, वहां पर PMCH में काफी दिक्कत हो रही है, सर्जरी वगैरह में शायद दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं केसेस वहां पर लोग भर्ती तो कर रहे हैं सरकारी दवाओं में, क्योंकि IJMS और एम्स दोनों जगह एक्स्ट्रा मरीज हैं, तो वहां सरकारी दवाओं में लोगों को भर्ती किया जा रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट का लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए था। और यही शायद कारण है कि वो जो तीनों मरीज है उनकी या तो बिगड़ रही होगी या तो उनको किसी ने बेहतर इलाज के लिए सजेस्ट किया होगा और वहां से निकल गए। ठीक है, उर्वशी जी भी हैं लाइव में बैठी हुई हैं, लेडी डॉक्टर। उर्वशी जी, अगर ब्लैक फंगस का मरीज अगर इस तरह से भाग जाए, उनके परिजनों की बार बार शिकायत के बाद अस्पताल में उन्हें बेहतर इलाज ना मिले, तो फिर आगे क्या नुकसान हो सकता है? अब उर्वशी जी। हेलो, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है और ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्शन अभी पहली बार डायग्नोज हुआ है या अभी पहली बार पता चला है। ये इन्फेक्शन बहुत समय से जाना जाता आ रहा है, क्योंकि ये जो फंगल स्पोर्स हैं ये एनवायरमेंट में सब जगह है, एयर में, सॉइल में, सब जगह है। अभी की सिचुएशन में जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जा रही है ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन या फिर इनडिस्क्रिमिनेट एंड ओवर द काउंटर यूज ऑफ डिफरेंट ड्रग्स जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं उनको अगर ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो ये बहुत ही सीवियर डिग्री का हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं। और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऐसे भी ओवर प्रेशराइज्ड है, अभी ओवर बर्डन्ड है। जितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए एज अ हेल्थ केयर वर्कर हमें सारी फैसिलिटीज मिलती नहीं है। जितने नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए उतने नंबर अभी है नहीं ना किसी स्टेट में, और जितने ज्यादा पेशेंट्स हैं, इट इज अ पैंडेमिक एज सच। तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि हर एक बंदे का बिल्कुल एलीट क्लास का इलाज हो पाए इमीडिएटली, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं, दे आर गिविंग इट ऑल। वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जहाँ तक बात है पेशेंट के हॉस्पिटल से भाग जाने की, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा होने पर और जितने बाकी लोगों के वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर वो लोग भी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो वो इफेक्ट होगा। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाने चाहिए कि ऐसा फिर कुछ दोबारा ना हो। लेकिन उर्वशी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एक तरफ कह रही हैं कि इलाज में थोड़ा वक्त लगता है, सारे संसाधन उपलब्ध होने चाहिए एक तरह से, लेकिन सरकार का ये दावा है कि हमारे पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, अस्पतालों में कहीं पर बेड की कमी नहीं है, इलाज लोगों को मिल जा रहा है, ब्लैक फंगस के मरीज अधिक परेशान होने की उनको जरूरत नहीं है। उर्वशी जी। हाँ, देखिए, सरकार का कहना अपनी ओर से सही है। सरकार कोई पैनिक का सिचुएशन तो नहीं क्रिएट कर सकती है ना अभी, क्योंकि अगर पेशेंट हैं और पेशेंट सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बेड्स बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है बेड्स की, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स ऑलरेडी हैं। कोविड का अपना कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए बेड्स चाहिए पेशेंट्स को। उसके अलावा म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए बेड्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हर जगह यही सेम रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है ना। आपने खुद बताया कि बिहार में
पटना में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो पेरिफेरी में पेशेंट्स हैं जो सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका क्या? ठीक है शशांक, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं अस्पतालों में हालात, जो कोविड के दौरान तस्वीरें थी, क्या वो तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही बिहार में? क्योंकि कोविड जिसने दस्तक दी थी उसके बाद ब्लैक फंगस का मामला सामने आना शुरू हुआ, 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के अस्पतालों के हालात कैसे हैं इन सभी मामलों को लेकर और हालातों को लेकर? शशांक, अभी डॉक्टर वर्षी ने बताया कि जो मामले हैं वो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, वो कोई नया मामला नहीं, लेकिन अभी चूंकि पेंडेमिक की स्थिति है, कोरोना की बड़े बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल में है, तो अस्पतालों के रिसोर्सेज सीमित है। इसमें एक नई जो चैलेंजेज आए हैं, क्योंकि जो लो इम्यूनिटी की वजह से हुआ है या फिर इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, वो अलग अलग तरह की दवाइयां देने से, जिनको शायद एस्ट्रॉइड वगैरह नाम देते हैं मेडिकल टर्म्स में, या ओवर ऑक्सीजन से, तमाम चीजों से जब इम्यूनिटी कम हुई है तो ये म्यूकोरमाइकोसिस सामने आया है, ज्यादा एक तरह से खतरे के रूप में, ज्यादा लीथल हो गया ये कहा जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अस्पतालों की जो संख्या सीमित है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज को लिमिटेड किया जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एलीट क्लास की फैसिलिटी मिले, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास 3 जगहों पर, पटना में खास करके, जिसको मैं बिहार के टॉप लेवल पे बात करता हूँ, पेरीफेरीज की बात और मेडिकल कॉलेज जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज में, इनकी बात नहीं करता हूँ, एनएमसीएच की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 3 जगहों पर सरकार ने कोशिश की है कि म्यूकोरमाइकोसिस के जो सीवियर और मॉडरेट पेशेंट हैं उनको वहाँ ट्रीटमेंट मिल जाए, अगर सर्जरी की जरूरत हो तो सर्जरी हो जाए, या तमाम तरह की दवाइयां जिसकी कमी बताई जा रही है सरकार कोटा में देती है, जैसे इंफोटेरिसिन बी है जो नॉर्मली इंजेक्शन दिया जाता है, जिसका कहा जाता है, डॉक्टर्स ने भी, एम्स के डॉक्टर से हमारी एक दिन बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इंफोटेरिसिन बी या फिर आईजीएमएस के डॉक्टर ने कहा था कि ये इसकी कमी है। कमी इस वजह से है कि सरकार पेशेंट की लिस्ट देखने के बाद ही तय करती है कि आज सरकार अस्पताल को कितनी दवाई दी जानी चाहिए, कितने डोजेस दिए जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब नए पेशेंट आते हैं तो दिक्कत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आईजीएमएस में ओवर क्राउड है, एम्स में ओवर क्राउड है, यानी 100 बेड है और वहाँ पर 110 लोग हैं, एम्स में 70 बेड है और वहाँ पर 98 से 100 पेशेंट है। लेकिन पटना के पीएमसीएच में व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पीएमसीएच में 70 से 75 बेड है, 15 बेड और बढ़ाने थे, उसके बावजूद वहाँ पर 17 पेशेंट ही मात्र थे। तो आखिर कुछ ना कुछ वहाँ लेक है, क्योंकि 2 जगहों पर लोग जा रहे हैं और कहीं ज्यादा शिकायतें नहीं हो रही। और सरकार ने एक और व्यवस्था की है, क्योंकि नए पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए जिन लोगों की प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गई है और बहुत अब खतरे में नहीं है, वो घर जा रहे हैं और घर से आकर जो इंजेक्शन है, जो इंफोटेरिसिन बी है, वो इंजेक्शन आकर अस्पताल में ले रहे हैं और फिर घर जाके आराम कर रहे हैं। तो सरकार ने सीटों की कमी का कुछ ना कुछ हल निकाला है। लेकिन जहाँ तक पीएमसीएच की बात है, आखिर 2 जगहों पर बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं है। हालांकि दवाइयों की कमी बताई जा रही है, चाहे ओरल पिल्स हो या फिर इंजेक्शन फॉर्म में हो, लेकिन पीएमसीएच में कहीं ना कहीं दिक्कत है, और जरूर दिक्कत है, क्योंकि पीएमसीएच में मरीज भी कम पहुंच रहे हैं, पीएमसीएच में ओपीडी उस लेवल की नहीं है, और शायद, मुझे ये बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद पीएमसीएच में सर्जरी भी जो ज्यादा बढ़ जाती है जब म्यूकोरमाइकोसिस की, तो शायद सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं पीएमसीएच को उस लेवल पे लाना होगा, क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं और सिर्फ 2 हॉस्पिटल आपके आईजीएमएस और एम्स नहीं संभाल सकते। तो इसलिए आपको न सिर्फ पीएमसीएच में, बल्कि नालंदा मेडिकल कॉलेज में हालांकि सब कुछ केसेज आए हैं, उनको ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन वो कोविड के पेशेंट है, इनको कोविड भी है और म्यूकोरमाइकोसिस भी है। तो कोविड के पीएमसीएच में हो रहा है, इसलिए डीएमसीएच में व्यवस्था किया जाना है। तमाम मेडिकल कॉलेज में उसी लेवल की व्यवस्था की जानी चाहिए जिस लेवल की व्यवस्था आईजीएमएस में है, क्योंकि कहीं ना कहीं मरीज बढ़ रहे हैं और 2 अस्पताल को शायद संभालने में दिक्कत आ रही है, और जो मरीज आके हैं, कहीं ना कहीं जो इलाज की गुणवत्ता कहा जाए या माहौल है, उसका कुछ ना कुछ उनको दिक्कत दिखी हुई, तभी भगे। ठीक है। उर्वशी जी, अगर हम भिन्नता की बात करें, कोरोना या फिर ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या येलो फंगस, जो तमाम ये सामने आ रही हैं बीमारियां, इनमें सबसे अधिक जानलेवा आप किसे मानती हैं? क्योंकि कोरोना से भी हमने देखा लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है पूरे देश भर में, फिर उसके बाद हम ब्लैक फंगस से भी देख रहे हैं लोगों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। उर्वशी जी, देखिए, ऐसा आप इसको स्ट्रेटास में नहीं बांट सकते हैं कि कौन सा ज्यादा सीवियर है, कौन सा कम सीवियर है। इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। अगर कोई बीमारी आपकी माइल्ड स्टेजेस में हो, तो चाहे वो म्यूकोरमाइकोसिस हो या फिर वो कोविड हो, वो दोनों ही आराम से, या तो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक निकल जाती है, या तो माइल्ड सिम्टम्स के साथ मिनिमल केयर और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ पेशेंट्स ठीक से निकल जाते हैं। लेकिन या कोविड-19 हो या ब्लैक फंगस हो, अगर वो सीरियस स्टेजेस में पहुंच गया है, तो
तो उसमें मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज कि पेशेंट अगर पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, अगर उसकी रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो पहले से कम है, जैसे किसी पेशेंट का किसी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या तो फिर अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो कि थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट माना जाता है, उस तरह के पेशेंट हैं, डायबिटिक्स हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे पेशेंट्स में ऑलरेडी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। वैसे पेशेंट्स में अगर इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो वो लोग ज्यादा हायर रिस्क पे रहते हैं ऑफ गेटिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस या फिर मोर्टेलिटी। जी ठीक है शशांक, अगर कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी ब्लैक फंगस के बाद, क्योंकि आशंका अब जताई जा रही कि कभी भी दस्तक दे सकता है तीसरी लहर, तो उसके लिए सरकार की तैयारी कितनी है? ब्लैक फंगस के साथ ही साथ सरकार कितने मुस्तैद है? प्रशासन का क्या रवैया है? क्योंकि अब कहा जा रहा है बिहार सरकार की भी तरफ से कि ब्लैक फंगस को लेकर, या झारखंड का ही हम सुन रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं थर्ड वेव को लेकर, थर्ड वेव में किसी भी तरह की परेशानियां लोगों के सामने उत्पन्न नहीं होंगी। शशांक, देखिए, थर्ड वेव का एक स्पेकुलेशन है और तमाम साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, प्रीवियस जो हिस्ट्री है उसके आधार पर ये कहा जाता है कि क्योंकि वायरस अभी आपके पास मौजूद है, आपकी सोसाइटी में वायरस है, वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया है, वायरस का प्रभाव जो है कम हुआ है लेकिन वायरस खत्म नहीं हो गया है। ऐसे में वायरस कभी भी कम बैक कर सकता है। और ये आप देखिए कि जिस वक्त अभी की जो स्थिति चल रही है, जब सेकेंड वेव आया था अपने यहाँ, उससे पहले ब्रिटेन में सेकेंड वेव आया था और उसके बाद वहाँ तेजी से फैला और वहाँ जब कम हुआ, और देखिए अभी की स्थिति है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी थर्ड वेव की जैसी कंडीशन आ गई, यानी वायरस वहां पर जिंदा था, लोग निश्चित हो गए थे, फिर से वायरस उठ खड़ा हुआ, एक तरह से कहा जाएगा नॉन मेडिकल टर्म से बात करें तो वायरस फिर से एग्रेसिव हो गया। और क्योंकि वायरस का स्ट्रेन बदलता है, वायरस के स्वभाव बदलता है, वायरस के तरीके बदलते हैं, तो उसके नए नए नाम से, नए नए वेरिएंट से वायरस आ रहे हैं। तो देखिए, वायरस की तेजी लहर आना कोई अप्रत्याशित नहीं है, सरकारों को इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सरकार जो है तमाम चीजों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं दूसरी लहर में जो आई थी, जो गलतियां हुई थी, जो कहा था एक तरह से सरकार ने उसको मतलब भूल गए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, उन तमाम चीजों को अब कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि तीसरी लहर अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन जैसी और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में फिर से वापस आ गया है, तो आ सकती है। लेकिन सरकार ने दूसरी लहर में जो सरकार के पास एक्सपीरियंस है, चाहे वो ऑक्सीजन के टर्म्स में हो या बेड के टर्म्स में हो या फिर वेंटिलेटर्स के टर्म में हो, तमाम मेडिकल टर्म्स की बात की जाए, दवाओं के उसमें हो, बाहरी व्यवस्थाएं जो है, एम्बुलेंस का संचालन, आज ये तमाम ऐसी चीजें हैं, लोगों के अंदर जागरूकता हो। फिर अभी वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में चल रही है, वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए जिससे थर्ड वेव की रिस्क कम हो, क्योंकि वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल जो है वो पालन करना, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, वो अंतिम तक चलना चाहिए। उसके अलावा फिर ये वैक्सीनेशन पूरी तेजी से चलना चाहिए। फिर भी अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रखना होगा, पूरे हेल्थ स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तैयार रखना होगा, क्योंकि तीसरी वेव अप्रत्याशित नहीं है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में फिर आज। ठीक है। और वशी जी, क्या ब्लैक फंगस बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना बड़े और बुजुर्गों के लिए? हाँ, देखिए, जैसा हमने अभी तक कोविड के स्ट्रेन्स में देखा है कि मोस्टली किड्स वर डेड, जो छोटे बच्चे थे वो मिनिमल सिम्टम्स के साथ निकल जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सिवियरिटी किसी भी इन्फेक्शन की, किसी भी डिजीज की बढ़ती है, तो अभी का हमने देखा, जैसे राजस्थान में, गुजरात में बहुत सारी जगहों पे ये रिपोर्ट्स आई हैं कि बच्चे भी उतनी ही संख्या में इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो डेटा कलेक्शन पहले के मुकाबले ज्यादा हो रहा है, सेकेंड वेव में पहले उतना डेटा कलेक्शन हो नहीं पा रहा था हमारे पास, अभी थोड़ा ज्यादा डेटा कलेक्शन है, अभी लोग थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हैं, जो कि फ्लू और सिमिलर सिम्टम समझ करके इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी माइनर भी सिम्टम्स आते हैं तो वो चेक करवा रहे हैं, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करवा रहे हैं। और जहां तक बच्चों की बात है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, फंगल हो या वायरल हो, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। जी ठीक है। शशांक, अब अगर हम देखें आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में, चाहे हम कोरोना वैक्सीन की हम बात कर लें, जिस तरह से कोरोना वैक्सीन कहा जा रहा है कि एक रामबाण एक साबित हो रहा है मौजूदा समय में, जो वैक्सीन ले रहा है वो लगभग 99.9% वो पूरी तरह से सेफ है। क्या ब्लैक फंगस को लेकर भी आने वाले समय में कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसे इलाज उसके हो सकेंगे जिस पर काम चल रहा है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी, लोग अपने घर जाएंगे ठीक होकर? शशांक,
शशांक की आवाज मिल पा रही है आपको? तो पीएमसीएच की व्यवस्था ने फिर से पोल खोल कर रख दी है। उर्वशी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमने हालात देखे बिहार के अंदर अस्पतालों के, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, तमाम गड़बड़ियां देखी गई, क्योंकि कई डॉक्टर लोग भी लाइव में जुड़ते थे हमारे साथ, उनसे फ़ोन पर भी बातचीत होती थी। उनका ये कहना था कि खामियां बहुत देखी गई और स्वास्थ्य पर और बेहतर काम करना होगा सरकार को, क्योंकि जितनी आबादी है बिहार की उस हिसाब से वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक नहीं है, भी नहीं पहुंच पाती हैं। उर्वशी जी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो बाकी सबने भी कही है कि हमारा जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अभी उतना डेवलप नहीं है जितना ज्यादा होना चाहिए था। बाकी स्टेट्स में भी यही हाल है, अभी एक्चुअली पूरी दुनिया का यही हाल है। बट अभी फिलहाल मैं सिर्फ बिहार की बात करूं तो बिहार में जो भी रूरल एरियाज हैं वहां पर अभी बहुत दिक्कतें हैं। वहां पे जितने भी पीएचसी हुए, सीएचसी हुए, उन सब में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है, जो आए दिन आप लोग न्यूज चैनल्स पर दिखाते रहते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। हेल्थ केयर वर्कर्स अभी इतने ज्यादा ओवरबर्डन है, तो और हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है। और स्पेशली जो इतनी ज्यादा नेगेटिव इमेज बनाई जा रही है डॉक्टर्स की बाय सम मीडिया चैनल्स एंड सम पीपल, वो भी नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल बर्डन है इतने ज्यादा डॉक्टर्स, उनको आपको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट भी देना है अपार्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन का रेट किसी ने भी सोचा नहीं था कि सेकेंड वेव इतनी ज्यादा बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। गवर्नमेंट को थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए थी, बेटर रिसोर्सेज होने चाहिए थे, बी इट वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स, number of availability of beds in different centers, not just 3 centers in Patna alone. तो उस ग्राउंड पर हमें इन केस तीसरी लहर आती है तो हमें इससे बेटर इक्विप्ड रहना पड़ेगा, इससे थोड़े से ज्यादा अच्छे हालात में रहना पड़ेगा ताकि हम इस सिचुएशन के साथ और अच्छे से कोप कर सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और वशी जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो पीएमसीएच से ब्लैक फंगस के 3 मरीज जो वहाँ पर निकल पड़े। शशांक जुड़े हुए लाइव में पूरी जानकारी लगातार दे रहे हैं। शशांक, जो हम जिक्र कर रहे हैं अस्पतालों को लेकर, हमने उर्वशी जी से भी बातचीत की और कई डॉक्टरों से आपने भी बात किया है कोरोना काल के दौरान। लाइव टीवी चैनल पर भी हमारे वो बैठे, उन्होंने खुलकर कहा कि सरकार जो दावा कर रही है उन दावों में हकीकत उतनी नहीं है। अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी दिखाई दी, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थे, लोगों के लिए बेड नहीं थे, लोगों का ज़मीन पर इलाज हो रहा था, लोगों के शव ठेले पर जा रहे थे, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं नहीं थी। आपको लगता है कि इन तमाम तस्वीरों के बाद जो सामने आज चुनौतियां खड़ी हैं, नई बीमारियां, इससे सरकार ने सबक लिया होगा या आगे लेगी? देखिए, बिल्कुल सबक लेने की बात है। तो जब दूसरी लहर आई थी तो सरकार ने पहली लहर के बाद कोरोना को खत्म मान लिया। तो सरकार ने ही नहीं, अपने पूरे लोगों ने भी खत्म मान लिया था। हालांकि कोविड के प्रोटोकॉल और उनकी गाइडलाइंस बरकरार थी, लेकिन लोगों ने भी नहीं माना और सरकार भी ढीली पड़ गई थी। सरकार को ये इल्म नहीं था कि दूसरी लहर आएगी और आएगी भी इतनी तेजी से आएगी। अनएक्सपेक्टेड और बहुत तेजी से दूसरी लहर आई, सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी। जिस वक्त इसके केसेस बढ़ रहे थे उस वक्त सरकार तैयारियां कर रही थी, क्योंकि सरकार ने पहले तैयारियां उस लेवल पे नहीं कर रखी थी। यानी सरकार ने जो फोरकास्ट किया था कोरोना के सेकेंड वेव को, वो अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन थर्ड वेव की स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है कि जो दूसरी लहर थी इतनी ज्यादा लीथल थी, इतनी ज्यादा घातक थी और खतरनाक थी और इतनी तेजी से आई थी कि संभलने का मौका उसने नहीं दिया और पूरे देश ने उसको भुगता, उसका परिणाम भुगता। बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई और जैसे डॉक्टर बता रही थी कि सरकार को कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के फॉर्म में और तमाम चीजों के फॉर्म में थर्ड लहर के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि सही बात यही है कि वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ, वायरस तो सोसाइटी में है और दुनिया के अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वायरस रिटर्न हो रहा है, कम बैक कर रहा है अलग अलग स्ट्रेन में। यानी जो जैसा मैं पहले बता रहा था कि भारत में दूसरी लहर खत्म होने की स्थिति में नहीं, आप डिक्लाइनिंग ऑर्डर में, खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत लड़ाई बाकी है, लेकिन फिर भी आप लगभग डिक्लाइनिंग ऑर्डर में है। फिर भी देखिए लोग निश्चिंत होने लगे हैं, लेकिन ये इस बार बचना चाहिए, न सिर्फ सरकार को भी निश्चिंत नहीं होना चाहिए और आम जनता को भी निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीसरी लहर के पेट में आ रहा है और उसका जो स्ट्रेन है वो डिफरेंट स्ट्रेन है। जो यूके स्ट्रेन था, जिसको यूके स्ट्रेन कहते थे, अब वहाँ फिर से डेल्टा स्ट्रेन की बात की जा रही है कि कोई डेल्टा स्ट्रेन वहाँ पर एक्टिव हो गया है और काफी ज्यादा लीथल है। यानी उसकी
50% ज्यादा है, उसके संक्रमण की दर है, और जी। इसके जो स्ट्रेन है वो काफी लीथल है, खतरनाक है। ऐसे में हमको थर्ड लहर के लिए तैयार होना चाहिए। अब रही बात बच्चों की, तो देखिए बच्चों की बात जहां तक है, बच्चे बहुत तेजी से प्रोफेसर डॉक्टर वर्षी बता रही थी कि बच्चों में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, बच्चों को जल्दी डैमेज करता है, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, उनके बिल्कुल। अंदर ये उतनी बिल्कुल fluid शशांक, state सरकार को अब तैयार रहना चाहिए, जो गलतियां हुई है उससे सबक लेना चाहिए और आगे, क्योंकि तमाम चुनौतियां अभी भी आ खड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी जिसकी चपेट में अब कई लोग आ रहे हैं। पूरे बिहार में 39 लोगों की मौत हो गई है। पीएमसीएच से 3 मरीज वहां से भाग पड़े और इसीलिए कहा जा रहा है कि अस्पताल में लापरवाही देखी जा रही है, जिस अस्पताल को सरकार विश्व पटल पर देखना चाहती है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।